निजाम। अब निजाम के पास ऑप्शन ही नहीं था कि हमारे सेना सब मरी गई, सेना के दम पर कूदता था, उसकी शासन व्यवस्था सब ध्वस्त हो गई, उसकी जो सत्ता प्रणाली था वो भी सब ध्वस्त हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब फाइनली फ़ोन करता है किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, कि भैया हमरों को मिला लीजिए भारत में। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करे, निकाले विलय पत्र का खिलाफ सिग्नेचर कराई पड़ी है, सिग्नेचर कराया, सीधे हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उसके बाद काम खत्म है। तो दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो तक हमने आपको दिया था, जिसमें आपको पता था कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन कैसे मोहम्मद अली जिन्ना के नापाक इरादों की वजह से हो गया। ठीक है, उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको जानकारी दे दिया था। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत में देसी रियासतों की संख्या थी 545, उसको भारत में कैसे मिलाया गया। ठीक है, और मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है। कुछ ऐसे भी देसी रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, वो एक अलग राज्य की स्थापना करना चाहती थी। तो उन राज्यों में यहाँ पे 4 राज्य थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देसी रियासतों को मिलाने का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता है। तो देसी रियासतों को मिलाने का श्रेय सबसे ज़्यादा किसी को दिया जाता है, तो उस समय के उप प्रधानमंत्री या जो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के रूप में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते और पहचानते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना योगदान दिया भारत में देसी रियासतों को मिलाने में। और जितने भी भाड़े के टट्टू जो 4 ये छोटे छोटे देसी बड़े बड़े देसी रियासतें थी जो भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे, उनको भी भारत में मिला लिया। ठीक है, तो कैसे मिलाया, उनकी क्या समस्या थी, उन सब में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 545 देसी रियासतें जो थी ये भारत में मिलना चाहती थी, और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती थी, लोकतंत्र के साथ मिलना चाहती थी 545, जो आराम से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, नो बीपी। ठीक है, ऐसे ही भारत में क्या हो गई, मिल गई। लेकिन ये जो 4 बड़े बड़े यहाँ पे देसी रियासतें थी ना, इन 4 बड़े बड़े देसी रियासतों को अंग्रेज इनको कुछ अलग अधिकार दे दिए थे। तो उस अलग अधिकार के तहत भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। इनको अधिकार क्या दिया था ब्रिटिश सरकार ने, कि ये अपने क्षेत्र बना सकते थे और खुद स्वतंत्र रह सकते थे और शासन के रूप में कर सकते थे। तो अंग्रेज इतना अधिकार देते, जिस अधिकार के तहत ये सभी देसी रियासतें जो 4 गो थी, ये चारों कूद रहे थे, इनके शासक भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे। कितना हूँ निहोरा कर रहे थे कि भाई मिल जाना, तो उधरा जी बाद में। ठीक है, पिटा जाओगे बाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल समझा के हार गए, लेकिन कहा रहा करना नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, अलगे बनाएंगे ना तो किसी और देश में मिलेंगे, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, किसके वजह से, सब मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हो रहा है, उसके वजह से सब पूरा बदनाम हो गया। ठीक है, तो बदनामी की दौर को संभालते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने योजनाओं के तहत सभी को मिला लिया। अब कैसे मिलाया, आइए शुरू करते हैं। तो ये 545 और 4 जो सबसे बड़े बड़े देसी रियासतें थे, इनको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही बाकी सब नेताओं ने एक पत्र को बनवाया, जिस पत्र को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं विलय पत्र। विलय पत्र का सीधा सीधा मतलब है कि भारत में विलयन हो जाना या मिल जाना, भारत के साथ कोरिलेट हो जाना। इस विलय पत्र को बनवाया गया था। इस पर अगर सिग्नेचर कोई करता था ना, तो सिग्नेचर करने का मतलब है कि अब भारत के साथ मिलना चाहते हैं, मिल रहे हैं हमेशा के लिए, भविष्य में कभी भी भारत के अंगों से आप विस्तृत या अलग नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब था, पावर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, विलय पत्र का। ठीक है, तो इसकी सहायता से इन सबको मिलाया गया। लेकिन ये 4 जो भाड़े के टट्टू थे, ये मिलना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर। तो आइए शुरू करते, देखते हैदराबाद क्या कहना चाहता था। तो हैदराबाद की अगर लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद लगभग भारत के बीच एरिया में था, इस वाले एरिया में था। ठीक है, और भारत के चारों तरफ एरिया से घिरा हुआ हैदराबाद था। अब सोचिए, ये सबसे बड़ा एरिया था उस समय का, सबसे बड़ा। ठीक है, ये चाहता था कि भारत के साथ हम नहीं मिलेंगे, एक अलग क्षेत्र बनाएंगे। अब सोचिए, थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस लगाइएगा कि अगर ये भारत के साथ नहीं मिले, तो अगर मान लीजिए किसी भविष्य में किसी अलग देश से व्यापार करने की कोशिश करे, तो भारतीय सीमा को तो ये लांघ रहा है ना जी, भारतीय सीमा को क्रॉस कर रहा है। सोचिए, क्रॉस करने नहीं दिया जाए भविष्य में कभी हैदराबाद को, अगर ये बन गया तो क्या होगा, व्यापार कर सकता नहीं, विकास नहीं कर पाएगा ये कहीं हो। ठीक है, तो इसका ज्ञान नहीं था किसको, हैदराबाद के उस समय के शासक निजाम को। यानी हैदराबाद का शासक कौन था, निजाम। उसके पास खुद की सेना थी, खुद का इन्वेस्टमेंट था, पूरा बिल्डिंग राज्य महाराज्य की तरह रहता था उस समय। ठीक है, इस वजह से तो वो फौकता था कौन, निजाम, कि हमारे पास सेना है, सब कुछ हिले है ना, पुलिस वगैरह हिले है, तो हम किस लिए अलग भारत में मिले, हम अलग बनाएंगे, समझ रहे ना। लेकिन इसको देखते हुए अब देखिए क्या होता है। अब निजाम जो था ना हैदराबाद का, वो चाहता था कि राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। किसका, राजतंत्र का। ठीक है, और राजतंत्र में जनता को कुचला जाता है, पूरा जनता का अधिकारों को
मनाही कर दिया जाता है। तो जनता मानने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों के चुंगल से जनता को सबक मिल गया था। अंग्रेज जिस तरह से जनता के ऊपर अत्याचार किए थे ना राजतंत्र के तहत, उसी तरह से निजाम भी करता है। ये ज्ञात भली बात थी किसको? हैदराबाद के मतलब जनताओं को, ठीक है। तो जनता नहीं चाहती थी कि भारत के जो निजाम है, ये हैदराबाद है, ये अलग बने। भारत में मिलना चाहती थी जनता, लेकिन निजाम कहता था कि जाओगे तो मराओगे, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र चाहता था। तो इसमें हुआ क्या ना, देखिए, जनता को पता चला कि राजतंत्र की स्थापना होना चाहता है कौन? हैदराबाद में, ठीक है। तो जनता ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया? निजाम के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो निजाम के खिलाफ, ठीक है। किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दी। अब निजाम के पास खुद का सेना था, तो इसने भेज दिया सेनाओं को। अब पूरा जनता जो विद्रोह कर रही थी सबको कुचल दिया पूरा, ठीक है। अब कुचलने के बाद हुआ क्या? जनता का पूरा यहाँ पे विद्रोह होने के कारण मासूम जनता, जो निर्दोष जनता थी, उस सबको वहाँ के सेना ने मार दिया, जिसको आदेश दिया था किसने? निजाम ने। अब ये खबर जब पता चली किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उन्होंने गुस्सा में आकर एक ऑपरेशन चलाया। पटेल जी ने क्या चलाया? ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो देखने में लग रहा है कुछ होगा इससे, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन पोलो का मतलब क्या है रियल में, ये आपको अभी समझाते हैं। देखिए, पोलो उस समय ना हैदराबाद में सबसे फेमस गेम था, खेल था, गेम, ठीक है। गेम था हैदराबाद में, ठीक है। अब इस गेम के तहत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ का जो निजाम था, यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो सेना थे, वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये ऑपरेशन पोलो क्या है। लेकिन ऑपरेशन पोलो रियलिटी में सेनाओं का ग्रुप था जो आई थी निजाम के शासन व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए। और रातों रात क्या की कि भारतीय सेना जो ऑपरेशन पोलो के तहत आई थी, वो सबका गेम बजाकर चल गई। किसका? निजाम की सेनाओं का। निजाम की सेना सब चारों तरफ से मारी गई। हैदराबाद में जितने भी सेना व्यवस्था था सब खत्म हो गया। अकेले बच गया कौन? निजाम। अब निजाम के पास ऑप्शन ही नहीं था कि हमारे सेना सब मरी गई, सेना के दम पर कूदता था, उसकी शासन व्यवस्था सब ध्वस्त हो गई, उसकी जो सत्ता प्रणाली था वो भी सब ध्वस्त हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब फाइनली फ़ोन करता है किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, कि भैया हमरों को मिला लीजिए भारत में। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करे? निकाले विलय पत्र का, कि लो सिग्नेचर करा ही पड़ी है। सिग्नेचर कराया, सीधे हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। उसके बाद काम खत्म। हैदराबाद पूर्ण रूप से किस में मिल गया? भारत में। अब ये जब भारत में मिला था उस समय डेट था क्या? सितंबर 1948। क्या था? सितंबर 1948। इसका मतलब कि भारत के में हैदराबाद कब मिल गया? तो सितंबर 1948। ये था हैदराबाद की कहानी, जो समस्या इसके अंदर थी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। दो और बच रहे हैं यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़। इसके कौन कौन सी समस्या थी? ये भारत के साथ मिलना क्यों नहीं चाहता था? ये अलग देश बनाना चाहता था कि अलग राज्य बनाना चाहता था? इसके बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।